नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। बुढ़ापे का सहारा होते हैं बेटे। जिन बेटों को उसने घी में चुपड़कर रोटी खिलाई थी, वे भूले से भी उसकी कोठरी में पांव न धरते। सावित्री साग लेकर खेत से लौटी। उसकी नजर अपनी बेटी कजरी पर पड़ी। देखते ही वह चिल्लाई, अरे ओ कजरी, तेरे पेट में आग लगी रहती है क्या? सुबह सुबह थाली भर लेकर बैठ गई। कितनी बार कहा है भाइयों को खिलाकर खुद खाया कर, मगर सुनती ही नहीं। अम्मा, वो दोनों तो अभी अभी सोकर उठे हैं, तैयार होएंगे, खाएंगे और स्कूल चले जाएंगे। मैं मुंह अंधेरे से उठकर काम कर रही हूँ, मुझे भूख लगी है। अभी उनके कपड़े भी धोने हैं मुझे। रोटी का एक टुकड़ा दही में डुबोकर मुंह में रखती हुई कजरी बोली। अच्छा अच्छा चुप कर, बड़ी आई काम करने वाली, सारा मक्खन मलाई तू ही चट कर जाती है। तभी जंगली झाड़ सी बढ़ती जा रही है। सावित्री साग की टोकरी एक और पटकती हुई बोली। तभी कजरी के बाबा कुदाल देने आंगन में आए। पत्नी को यूं झल्लाते देख बोले, क्या हुआ, क्यों डांट रही हो बिटिया को? तुम्हारे लाडले दिन चढ़े तक सोते रहेंगे तो वह भी भूखी प्यासी बैठी रहे? उन्हें कोई काम वाम तो करना नहीं है। एक बिटिया ही है जो सबका ख्याल रखती है। तुम हो कि उसे ही कोसती रहती हो। क्या कहा? मैं कोसती हूँ? अरे छोरी जात है, पराए घर जाना है उसे। रहने बसने के तौर तरीके ना सिखाऊं? कल को ब्याह कर जाएगी, गलती करेगी तो सास ननद मुझे गाली देंगी, कहेंगी अम्मा को सिर्फ छोरी जनना ही आता था, कोई काम धाम ना सिखाया। यहाँ कुछ कहो तो मैं ही। सावित्री अभी और भी जाने क्या क्या कहती कि उसकी बातों को बीच में ही काट कर गोविंद राम बोले, अरे भाग्यवान क्यों हलकान होती हो? हमारी बेटी बहुत होशियार है, किसी को शिकायत का मौका नहीं देगी। फिक्र ही करनी है तो अपने सपूतों की करो, जो ना तो घर पर कभी पढ़ते हैं ना ही कोई काम करते हैं। कहते हुए गोविंद राम कुदाल उठाकर बाहर निकल गए। उनकी बातों से सावित्री चिढ़ गई। जब देखो बेटों के पीछे पड़े रहते हैं, जाने बाप है या दुश्मन। कहते हैं काम नहीं करते। बेचारे दिन भर स्कूल में पढ़कर घर आते हैं, पढ़ने में मेहनत नहीं लगती क्या? बेटी जरा दो काम क्या कर देती है, सारा लाड़ प्यार उसी के लिए। अरे बेटों से वंश चलता है, बुढ़ापे का सहारा होता है। कल को जब थककर खाट पर बैठोगे ना, कजरी ना आवेगी तुम्हारी देखभाल करने, यही बेटे काम आएंगे तब। सावित्री आंगन के कोने में बनी नाली के पास हाथ मुंह धोती हुई धारा प्रवाह बोले जा रही थी। फिर उसने आंचल से हाथ पोंछते हुए कहा, कजरी तू जा उपले थाप ले। आज बच्चों को मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी, जाने स्कूल जाने की जल्दी में ठीक से खाते भी हैं या नहीं। सावित्री घी का डब्बा ले रोटी पर चुपड़ने लगी। कजरी झटपट रोटी खत्म कर थान की ओर निकल पड़ी। शाम के वक्त कजरी सावित्री के पांव दबाती बोली, अम्मा, मुझे भी आगे पढ़ना है, बाजार वाले बड़े स्कूल में मेरा भी दाखिला करवा दो ना, मैं भी भाइयों के साथ जाऊंगी। नहीं, तूने गांव के स्कूल में 5वीं तक की पढ़ाई कर ली ना, लिखना पढ़ना सीख लिया, अब और ज्यादा पढ़कर क्या करना है तुझे? कुछ सिलाई कढ़ाई सीख, गृहस्थी के काम आएंगे। 4 साल बाद कजरी की शादी हो गई। लड़का शहर में नौकरी करता था। वह कजरी को भी अपने साथ शहर में रखने लगा। इधर दोनों भाइयों में बड़ा 10वीं में 2 बार फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ खेती करने लगा। छोटा भी इंटर से आगे नहीं पढ़ पाया। उसने गांव में ही गल्ले की दुकान खोल ली। जल्द ही दोनों की शादी भी हो गई। अब सावित्री गृहस्थी की झंझट से पूरी तरह आजाद हो गई। घर संभालने को 2 2 बहुएं थीं। 2 बेटों की अम्मा दिन भर गर्दन अकड़ाए गांव में घूमा करती। अलमारी संदूक की चाबी तो पहले ही बहुओं को सौंप चुकी थी। अब किसी पोते पोती के जन्म की खुशी में तो कभी किसी त्योहार के अवसर पर उपहार स्वरूप अपने सारे गहने भी बहुओं के हवाले करती जा रही थी। सावित्री के इस अंधे पुत्र प्रेम को देखकर गोविंद राम उसे समझाने का प्रयास करते। सावित्री, यूँ सब कुछ बेटे बहू के हाथ सौंप देना उचित नहीं। हमारी भी कुछ जरूरतें हैं। हर छोटी बड़ी जरूरतों के लिए उनका मुंह देखना अच्छा लगेगा क्या? स्त्री का जेवर उसकी पूंजी होती है। इसे अभी से बहुओं को क्यों सौंप रही हो? सावित्री को ऐसी बातें जरा न सुहाती। उल्टे वह पति को ही गलत ठहराने लगती। आप क्यों हर वक्त अपने बच्चों पर शक शुबहा करते रहते हो? औलाद है हमारे, कोई दुश्मन नहीं। जब हमारे शरीर थक जाएंगे तब इन्हें ही संभालने हैं, तो अभी से संभालें, इसमें हर्ज ही क्या है? फिर अभी बहुओं के पहनने ओढ़ने के दिन हैं। गोविंद राम ऐसे बीमार हुए कि खाट से उठे ही नहीं। अब दोनों भाइयों में बात बात पर टकराव होने लगा। साल बीतते न बीतते दोनों के बीच बंटवारा हो गया। खेत से लेकर घर तक एक एक चीज दोनों के बीच बांट ली गई। अब माँ उनके लिए समस्या बन गई। सावित्री के दोनों सपूतों में से कोई भी उसे अपने साथ रखने को तैयार न हुआ। अंत में उसकी खाट बाहर वाली कोठरी में डाल दी गई। कभी बड़ी बहू खाना दे जाती, कभी छोटी, कभी कभी तो फाके भी करने पड़ते। जिन बेटों को उसने घी में चुपड़ कर रोटी खिलाई थी, वे भूले से भी उसकी कोठरी में पांव न धरते।
उन्हें सपने में भी ख्याल ना आता कि उनकी माँ अभी जिंदा है, उसके पेट में अन्न का दाना गया या नहीं। मन टूटा तो तन भी साथ छोड़ने लगा। सावित्री धीरे धीरे खाट से लग गई। अब उसे कजरी की बहुत याद आती। वह सोचती, जाने अब उसका मुंह देख भी पाऊंगी या नहीं। बेटों की बेवफाई से अधिक अपनी नासमझी का अफसोस होता उसे। सबसे ज्यादा कजरी के साथ किए गए व्यवहार का सोचती सोचती कभी 2 पल प्यार नहीं किया उसे। उसकी इच्छाओं को अनदेखा कर सारी ममता इन बेटों पर लुटाती रही और वह तड़प उठती। तभी एक दिन कजरी उसकी कोठी में आकर खड़ी हुई। माँ की स्थिति देख तड़प उठी। माँ बेटी काफी देर तक गले लगकर रोती रही। फिर कजरी ने शिकायत भरे लहजे में कहा, अम्मा, तुम्हारी ऐसी स्थिति थी तो तुम मुझे खबर क्यों नहीं किया? क्या मैं तुम्हारी कोई नहीं? वहाँ शहर में जुगल काका से मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने तुम्हारे बारे में बताया तो मैं तुरंत चली आई। सावित्री ने कजरी की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया, बस हिचकियां ले लेकर रोती रही। उसकी कमजोर काया ऐसे कांप रही थी मानो अंदर कोई तूफान उठा हो। कजरी काफी देर तक खाट पर बैठी उसके पांव दबाती रही। फिर सहारा दे उठाकर हाथ मुंह धुलवाया। कुछ फल तथा मिठाइयाँ जो वो अपने साथ लाई थी अपने हाथों से खिलाई। कुछ देर बाद एक नई साड़ी बैग से निकाल सावित्री के हाथों में रखती हुई बोली, अम्मा, तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं बाकी लोगों से मिलकर आती हूँ। शाम की गाड़ी से तुम मेरे साथ शहर चल रही हो। नहीं नहीं बिटिया, ये तू क्या कह रही है? मैं यहीं ठीक हूँ। दुनिया छोड़ने से पहले एक बार तुझे देखने की इच्छा थी, सो पूरी हो गई। मैं शहर जाकर क्या करूँगी? क्यों अम्मा, यदि भाइयों में से कोई शहर में होता और वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता तब भी तुम ऐसा कहती? तब बात और होती बिटिया, एक आह सी भरती हुई सावित्री बोली। क्यों अम्मा, सिर्फ इसलिए कि वे बेटे हैं? वे बेटे जो तुम्हें बोझ समझते हैं, उनके दरवाजे पड़े रहना मंजूर है तुम्हें? मैं जो तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, मेरे साथ रहना गवारा नहीं, क्योंकि मैं बेटी हूँ। बेटी होना पाप है क्या अम्मा? यह बात नहीं बिटिया, मैं तो अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैंने कभी तुझे तेरे भाइयों के बराबर नहीं समझा, फिर आज किस मुंह से तेरे घर जाऊं? फिर दामाद जी क्या कहेंगे? 2 बेटों के होते बुढ़ापे में बेटी के घर। कहते हुए सावित्री की बूढ़ी बेबस आंखों में दर्द और पश्चाताप के आंसू बह चले थे, जिन्हें अपने दामन में समेटती कजरी बोली, ऐसा क्यों सोचती हो अम्मा? तुम्हारी झिड़कियों ने ही तो मुझे एक सुगढ़ गृहिणी बनाया, तभी मुझे ससुराल में मान मिला। रही बात तुम्हारे दामाद की, तो उन्होंने मुझे खास यहाँ पर यह कहकर भेजा है कि सिर्फ मिलकर ना चली आना, अम्मा को साथ ही ले आना। अब तुम जाने से इनकार कर मुझसे यह हक भी छीन रही हो। कजरी की इस बात से सावित्री बुरी तरह तड़प उठी। उसने लरसते हुए कहा, ना ना मेरी बिटिया ना, अब मैं तुझसे तेरा हक नहीं छीन सकती। चल ले चल मुझे इस नरक से। कहकर सावित्री कजरी द्वारा लाई साड़ी पहनने लगी। अब उसके शरीर में कोई कंपन नहीं था, लगा कोई नई ऊर्जा मिल गई हो। आज सावित्री को अपने बेटों से ज्यादा बेटी पर अभिमान हो रहा था। साथ ही उसे गोविंद राम जी की कही बातें भी याद आ रही थी कि वो कितना सही थे। उम्मीद है मन को छू लेने वाली ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी ने दिल को छुआ हो तो अपनी भावनाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।